नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार अंकुर और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी के इस खास कार्यक्रम यानी कि सीधा सवाल में आज हमारा मुद्दा है, जब नए साल में इस ठंड में पूरी तौर से राम जन्मभूमि का मुद्दा तो चल रहा है, राम विराजने वाले हैं, और इस ठंडक में उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश भर में समाजवादी पार्टी और इंडिया के जितने सहयोगी दल हैं वो पिछड़ा वर्ग को लेकर के राजनीति करवा रहे हैं। ठंडे में राजनीति करवा रही पिछड़ा वर्ग को लेकर के। ऐसे मौके पर आज हमारे पास चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए मौजूद हैं राजपाल कश्यप जी समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमेशा सक्रिय रहे हैं, पूर्व राज्य मंत्री भी रहे हैं, इसमें एमएलसी भी हैं। तो आप उनका स्वागत करते हैं। राजपाल जी, आपका स्वागत है। अब आपसे सीधा सवाल, जैसा कि मैंने बताया आपको कि जिस तरीके से पूरा देश नए साल की अगवानी करने में लगा हुआ है और अयोध्या में राम मंदिर को में जहाँ पे राम विराजने वाले हैं, राम भगवान विराजने वाले हैं, उसकी तैयारी में लगा हुआ है। वहीं पर आप लोग पूरी तौर से पिछड़ा वर्ग को आगे, पिछड़ा वर्ग, यहाँ तक कि आपने पीडीए बनाई हुई है। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। क्या है इसका राज? देखिए, नए साल में देश की जनता नया प्रधानमंत्री लाएगी और अब पुराना प्रधानमंत्री को जनता ने देख लिया, फेल हो गया। जब कोई पिक्चर फ्लॉप हो जाती है तो इस पिक्चर को कोई दोबारा देखने नहीं जाता, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे वो वादे नहीं पूरे किए। 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरियां देने का वादा किया था, नौकरियां मिली नहीं। उल्टे नौकरियां जो सरकारी थी वो खत्म की गई और सरकारी डिपार्टमेंटों में भी आउटसोर्सिंग से और संविदा पे लोग रखे जा रहे हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, सेना जैसा महत्वपूर्ण देश से जुड़ा हुआ मामला, उसमें अग्निवीर बना रहे हैं जिनको प्रॉपर नौकरी नहीं, वहां भी आउटसोर्सिंग जैसी ही व्यवस्था लागू। तो इससे देश के जो सैनिक होंगे उनकी लॉयल्टी डाउटफुल हो जाएगी, जिनको मालूम है कि हम ज्यादा दिन काम नौकरी नहीं करें तो लॉयल भी नहीं होंगे। निश्चित तौर पे आप देखिए, जब किसी को आउटसोर्सिंग के एम्प्लॉय को आप देख लीजिए और एक परमानेंट एम्प्लॉय को देख लीजिए, और सरकारी डिपार्टमेंटों का, इसलिए सरकारी संस्थानों की विश्वसनीयता होती थी, जनता भी उन्हीं पे भरोसा करती थी। इवन बैंकों में भी लोग सरकारी बैंक को ही चुनते थे और नौकरी में भी सरकारी नौकरी को चुनते हैं। और अगर कोई चीज ले रहे हैं तो सरकारी डिपार्टमेंट को ज्यादा महत्व देते हैं। निकलते हैं इस बात से कि अगर आपकी सरकार आती है तो क्या सरकारी नौकरियों की भरमार हो जाएगी? निश्चित तौर पे हमारी सरकार थी और माननीय अखिलेश यादव जी जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने नौकरियां दी, सरकारी नौकरियां दी, और जो नौकरियां वैकेंसी 5 लाख तो सरकारी नौकरी लगा दी थी और कुछ वैकेंसियां निकाली थी जिनके एग्जाम हो गए थे, इंटरव्यू हो गए थे, रिजल्ट रुके हैं। आज तक 7 बरस हो गया, आज तक योगी सरकार ने वो वैकेंसियां नहीं फिलअप कर पाई, और जो जिनकी परीक्षा हो गई, आप बताइए, एज लोगों की निकलती जा रही है, आप नौकरियां नहीं दे रहे, आप रोजगार नहीं दे रहे। पढ़े लिखे लोग, इंजीनियरिंग और एमबीए किए हुए और पीएचडी एमफिल किए हुए लोग आज चपरासी तक की नौकरी के लिए तरस रहे हैं। ये हालात बना दिया। अपमान तो है नौजवानों का, ये नौजवानों का अपमान है। और आप एक तरफ कह रहे हो हम गरीबी से लोगों को ऊपर उठा रहे हैं, और कितने करोड़ लोगों को आप दे रहे हो अनाज 5 किलो की, वो गरीब है। एक तरफ आप कह रहे गरीबी से हमने ऊपर कर दिया, लोगों को गरीबी से निकाल दिया, अरे आपने तो और गरीब बना दिया। आप उनको रोजगार नहीं दे रहे, उनको आप नौकरियां नहीं दे रहे, उनके जो रोजगार चल रहे थे वो भी बंद हो गए। आज जिस तरीके का हालात है, आप किसी दुकान पे चले जाइए, दुकान पे खरीदार नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग कपड़े भी अब तब खरीदते हैं जब फट जाते हैं, कोई शौक में नहीं खरीद रहा। अभी आपने एक बात कही थी, शुरुआत आपने की थी कि सरकार वो प्रधानमंत्री बनने वाला है और उन्होंने जो वादे किए थे उनकी इच्छा वैसी नहीं लगी। लेकिन जो कि अभी हाल के पड़ोस के तमाम राज्यों में चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, उन चुनावों में पहले ये कहा जा रहा था कि वह पार्टी, मतलब विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस या जो दूसरे दल थे वो आने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से परिणाम आए उससे लगता है कि जादू तो इन्हीं का चल रहा है। नहीं, वो जादू नहीं चल रहा उनका। उन्होंने किस तरीके जीता है वो सबको पता है, और पूरी जनता की आवाज़ थी कि इंडिया गठबंधन जीतेगा, और वो अगर हार हुई है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जिम्मेदार है। हाँ, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश ही ले लीजिए, माननीय अखिलेश यादव जी को
सीटें न देके, और पता नहीं उनके नेताओं ने क्या क्या बयानबाजी की। और समाजवादी पार्टी का वहाँ पर आधार क्या था? नहीं, हमारा आधार 7-7, 8-8 वहाँ विधायक रह चुके हैं। वर्तमान में भी हमारा एक विधायक था, उस विधानसभा पे भी प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो माननीय हमारे नेताजी, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने तो बड़े मन से कांग्रेस को, जब यहाँ चुनाव हो रहा था 2017 में, जब हमारी पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही थी कांग्रेस के बिना सहयोग के, तब भी माननीय अखिलेश यादव जी ने गठबंधन किया। तो 125 सीटों पे कांग्रेस लड़ी, 125 सीटों पे। तो अब ये बड़ा दिल था। चलो छोड़िए वो तो बात, अब वो बात गई। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अन्य प्रदेशों में क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं, और क्या कहां, सब जगह की अलग अलग चीजें हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश परिवर्तन की मोड़ पे खड़ा है, और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है जहां के बगैर कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकता। और अगर यहां की उत्तर प्रदेश की ये ताकत नहीं होती तो मोदी जी गुजरात छोड़ के यहां उत्तर प्रदेश में लड़ने नहीं आते। और दूसरी बात, ये उत्तर प्रदेश रोकेगा। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो रणनीति बनाई है, और माननीय अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है, वही एनडीए को रोकेगा। पीडीए की बात आई है, आपने पीडीए की बात की। मैं आपको एक सीनरी बता दें कि उत्तर प्रदेश में मोटे तौर पर 234 पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़ा वर्ग, जिसको लेकर पूरी राजनीति चल रही। मतलब पिछड़ा वर्ग को आप मतलब की संख्या 52% से ज़्यादा है, ऐसा अभी बताया जाता है, ठीक है। और उसमें 234 जातियाँ हैं जो कि पिछड़ा वर्ग में आती हैं। उसमें सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं तो 21% यादव हैं, 7% कुर्मी हैं, और लगभग 5% लोधी हैं, पाल हैं 5-4.5% के आसपास। ये संख्याएं में मल्लाह भी 4% और तेली 4.5%, इस प्रकार के समाज जातियाँ हैं। और जो सिलसिला है इसमें सबसे ज़्यादा यादव हैं। लेकिन जहाँ आप लोग ओबीसी का खेल खेल रहे हैं, वहीं पे योगी आदित्यनाथ ने इस बात का ऐलान किया था कि हम पिछड़ों को बांट देंगे और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कर देंगे। जिन लोगों को जो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जो नीचे हैं, उनको अत्यंत में करेंगे। जो थोड़ी सुविधा पा रहे हैं वो अति पिछड़ा में होंगे, और जो पिछड़ा वर्ग है पिछड़ा वर्ग, तो उसको उस हिसाब से मतलब वो करने वाले थे। तो जी, तो अब आप देखिए आपकी इसमें कौन सी जो आपकी पीडीए है, पीडीए किस आधार पर काम करेगी? कि बीजेपी नारे देती है, बीजेपी बोलती है, केवल जुबान चलाती है, करती कुछ नहीं। ये बड़े पिछड़े वर्ग के हितैषी बनते हैं। आज तक पिछड़े वर्ग आयोग में जो अध्यक्ष और चेयरमैन तक का गठन नहीं कर पाए, कितने वर्षों से खाली पड़े। क्या पिछड़े वर्ग की बात करते हैं ये केवल नारे देके, लोगों को दिखा के कि हमने ये पद दे दिया। अरे उस पद को ओढ़ेगा बिछाएगा, उस पद दे दिया जिसको दे दिया। लेकिन आम जो पिछड़े वर्गों की मांग है, आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण। आप बताइए, मेडिकल कॉलेज में वैकेंसियां निकली, वहां घोटाला। आपके पीजीआई में निकला, लोहिया अस्पताल में निकली वैकेंसियां निकली, उनमें घोटाले हो रहे, आरक्षण का घोटाला हो रहा। 69,000 शिक्षक भर्ती के लोग बैठे हैं धरने पे, जिसको 22 के चुनाव में इसी सरकार ने अपनी गलती मानी थी, और योगी सरकार ने गलती मान के उनकी सीटें संशोधित करके उन्हें सीटें भी, रिजल्ट भी उनका निकाल दिया, क्योंकि चुनाव के डर लग रहा था उनको। और चुनाव का डर लग रहा, रिजल्ट निकाल दिया, और चुनाव निकल गया, उसके बाद आज तक नहीं भर्ती उनकी की। तो ये पिछड़ों के साथ में लगातार धोखा दे रहे हैं, जुबान से बोल रहे हैं। एक एग्जाम्पल दे दी है, जब पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं चल रहा, पिछड़े वर्ग आयोग में जो अध्यक्ष कुर्सी पे कौन है और कौन, पूरी वैकेंसियां खाली पड़ी हैं। जितने बढ़िया एक्सप्रेस वे बना दिया लखनऊ आगरा बेस, पूर्वांचल भी उन्हीं की देन है। लेकिन लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे जितने रिकॉर्ड समय में बना दिया 22 महीने, आज तक देश की कोई सरकार नहीं बना पाई। आप लखनऊ में मेट्रो चला दी, एक खंबा योगी और मोदी की सरकार बढ़ा नहीं पाई। 3 जगह मेट्रो माननीय अखिलेश यादव जो नोएडा गाजियाबाद में चला दी, एलिवेटेड सड़कें बना दी। आप बताइए, साइकिल ट्रैक बना दिया, रिवर फ्रंट पे काम करा दिया, जो काम कर जहां रुक गया था उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। आप बताओ ना, आप एक बिल्डिंग नहीं बना पाए, एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए, एक विश्वविद्यालय नहीं बना पाए, एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना पाए। केवल नारे और होर्डिंगों में अस्पताल बन रहे हैं, दवाइयां मिल रही, लोग तड़प अरे डेंगू से लोग मर गए। आप बताइए, एक बिल्डिंग बना पाए? माननीय अखिलेश यादव जी ने लोक भवन बना दिया, मूर्ति किसी की लगा दी, उन्होंने नाम बदल रहे हैं। इकाना स्टेडियम माननीय अखिलेश यादव जी ने बना दिया, आईटी सिटी बना दी। आपके बताइए, सरकारी मॉल बना दिया, जो प्लासियो मॉल है माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया, सरकार का बना था, इन्होंने तो बेच दिया उसको, अपने लोगों को बेच दिया। इकाना स्टेडियम का नाम बदल दिया।
बताओ ना, इनके पास कौन से। और कैंसर हॉस्पिटल, देश में कैंसर जैसी महामारी और बीमारियां इतनी बढ़ रही, उसको देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने कैंसर हॉस्पिटल बना खड़ा के, ये तो चला नहीं पाया, उसका नाम बदल दिया। इनका कौन सा है एक अस्पताल बता दीजिए, कोई लखनऊ की राजधानी में हो। माननीय अखिलेश यादव जी ने लोहिया अस्पताल, नेताजी ने लोहिया अस्पताल बनाया, इंस्टीट्यूट बनाया, राजनारायण हॉस्पिटल बनाया, कितने हॉस्पिटल, केजीएमयू और मेडिकल कॉलेज का वो एक्सटेंशन किया। इनके ज़माने में क्या है, इनके ज़माने में तो इनके बीजेपी के नेता और सांसद का बेटा नहीं एडमिट हो पा रहा है, इतनी इनके पास बेटी नहीं, क्योंकि व्यवस्था नहीं, कोई तड़प तड़प के लोग मर रहे हैं। तो विकास में भी देश के प्रधानमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का मुकाबला नहीं कर सकते। वरुणा नदी पे भी इन्होंने तो कहा गंगा साफ कर देंगे, ये तो गंगा छोड़ जाओ, नाले नहीं साफ कर पाए। लगातार कर रहे, इनका सरकार का कहना है, योगी सरकार कहना है कि जो रिवर फ्रंट हुआ उसमें घोटाला हुआ, जो जेपीसी बना उसमें घोटाला हुआ, सब घोटालों की जांच कर रहे हैं। तो जांच कर रहे हैं, करेंगे को जो दोषी है उनको जेल भेजा जाएगा। तो 6-7 साल हो गया, एक्सप्रेस वे की तो जांच कराई, जांच में निकल के आया मानक से भी अच्छी सड़क बनी है, इसकी भी 10 बार जांच करा ली, जेपीएनआईसी की भी जांच करा ली। तो ये बताइए, और इनका ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना था जिसमें महाघोटाला हुआ, जिसको प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, योगी आदित्यनाथ उद्घाटन किया, और अगली बरसात में ही बह गया, 10 दिन में ही बह गया। उसका ठेकेदार भ्रष्टाचार करके जहाज खरीद लाया, तो उसकी जांच कौन करेगा? इनके हाथ तो भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, पूरी भ्रष्टाचार, जितने भ्रष्टाचारी हैं सब बीजेपी में चले गए। दूसरे पे लगा देंगे जातिवाद का आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप, सब जातिवादी और परिवारवादी सब तो उनके यहाँ है। वो तो ठीक है, लेकिन आपको मैंने शुरुआत की थी राम मंदिर से लेकर के, राम मंदिर की जो अगले महीने जनवरी में उनका हो रहा है, पर 26, 27, 28 वो जब मीडिया को ले जाएंगे और दिखाएंगे जा करके, दिसंबर में हम लोग को ले जा रहे हैं। अब सवाल बात का उठता है कि सुब्रत पाठक हैं, सांसद हैं सुब्रत पाठक, उन्होंने अपील की है कि राम मंदिर के दर्शन करने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी बुलाया जाए। तो क्या ये कितना जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया जाए, और ये अपील उन्होंने की है। उन्होंने उसमें थोड़ा संशोधन बता दूं, उन्होंने कहा इनको न बुलाया जाए। देखिए, किसी बुलाने न बुलाने का कोई मतलब नहीं, जब भगवान राम बुलाएंगे तो, और बुलाने पे ही, जब भगवान राम जिसको बुलाते हैं वही जाता है। और भगवान राम सबके हैं, किसी की बपौती नहीं है। और मंदिर बन रहा तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बन रहा है, किसी के एहसान से नहीं बन रहा। और यही तो नेताजी कहते थे, जो न्यायालय फैसला करेगा वो सब माना जाएगा, सभी लोग कहते थे। जिन्होंने संघर्ष किया था राम मंदिर को लेकर के, वो लोग कहां हैं? वो तो बर्फ से लगा दिए गए, बीजेपी ने लगा दिया बर्फ से। जो लोगों ने संघर्ष किया था उनको बर्फ से लगा दिया बीजेपी ने, और अपने नेताओं को भी बर्फ से लगा दिया बीजेपी ने। बीजेपी में क्या है, बीजेपी में तो मोनोपोली चल रही, तानाशाही चल रही, लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। आप देखिए 142 सांसदों को सस्पेंड कर दिया, विपक्ष के नेताओं को, क्योंकि जनता की आवाज नहीं जाए। ये जनता का अपमान है, उन सांसदों का अपमान नहीं है। चुने हुए जनता की जो आवाज उठाते, जनता के मुद्दे उठाते, उन मुद्दों से वंचित रह गई जनता, तो ये तो जनता का अपमान है। तो ये लोकतंत्र खत्म करके, बाबा साहब के भीमराव का बना हुआ संविधान खत्म करके, ये चाहते हैं, एक अघोषित इमरजेंसी है आज, और ये 5 किलो अनाज देके ये बता रहे हैं हम एहसान कर रहे हैं। अरे आपने देश को गर्त में डाल दिया, आज 5 किलो अनाज के लिए लोग मजबूर हैं। आप उनको देना चाहिए था विकास, उनको दे दीजिए मकान, उनको नौकरी, उनको एजुकेशन के हिसाब से रोजगार मिलना चाहिए था, देश तरक्की करना चाहिए था। आप तो सरकारी संस्थानों को भी निजीकरण किए दे रहे हो, सरकारी संस्थाओं को बेचे दे रहे हो। आप मकान बनाने की बात कर रहे हो, लखनऊ में बने हुए मकान गिराए जा रहे हैं, आपने देखा होगा। और वो कितने वर्षों से लोग रह रहे थे वहां पे, ऐसा नहीं, आपने, सरकार ने वहां पे सरकारी काम भी करवाए। तो इसके मतलब अवैध कॉलोनी थी तो सरकारी काम कैसे हुआ? सरकारी काम कैसे हुआ? और इतने वर्षों से हो रहा था तो कैसे हो रहा था? वहां वर्षों से लोग रह रहे थे, मकान बना लिया, किसी के घर परिवार बच्चे सब बेघर, बुलडोजर। चलिए, अब आपने जिस तरीके से
पीडीए की और सबकी वकालत की और पिछड़ों को आगे ले जाने के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे करते रहें और साथ ही साथ विकास और नौकरी देने की बात की है। भगवान करे कि आपकी सरकार आए और आप इसी तरह नौकरी देते रहें। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ।